जब काल आपको मारने के लिए आता है तो वो कभी डंडा लेके नहीं आता है। वो विनिंग चांसेस सिर्फ इतने हैं कि आप कभी उसमें नहीं जीतोगे। वो अगर कसिनो रन कर रहा है तो हारने के लिए नहीं बैठा है ना। कोहली और एमएस धोनी से भी कहोगे कि भाई आप जाके किसी फैंटेसी ऐप पे एक टीम बना दो, तो वो खुद भी शायद नहीं जीत सकते हैं कभी। नमस्कार दोस्तों, वेकअप इंडिया नामक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मानस मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम समाज के एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही अनटच्ड है, ना इस पे कोई ध्यान देना चाहता है और ना हमारी सरकारें, ना हमारे पेरेंट्स, कोई भी इन चीजों को लेकर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान नहीं दे रहा है। टॉपिक हम शुरू करेंगे गैम्बलिंग के बारे में। गैम्बलिंग और फैंटेसी गेमिंग, इसका प्रभाव इंडियन मार्केट में जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके बारे में आज हम बातें करेंगे। इसका प्रभाव जिस तरीके से हमारे बच्चों पे बढ़ रहा है, वो कैसे इसके एडिक्शन में आ रहे हैं, कितना ज्यादा वो पैसा हार रहे हैं, किस तरीके से वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, आज हम इन सभी मुद्दों पे विस्तृत चर्चा करेंगे। बात करते हैं भारतीय इतिहास में कैसे गैम्बलिंग या जुआ आया, जिसको हम प्रचलित रूप से जुआ कहते हैं भारत में, जिसको जाना जाता है, वो कैसे भारतीय इतिहास में आया। बात हम करेंगे 7300 बीसी से, जब से यहां पे गैम्बलिंग इजाद हुआ इस देश में। चाहे हम रामायण काल की बात करें, चाहे हम महाभारत काल की बात करें, आप देखेंगे कि हर जगह जुए का कुछ ना कुछ प्रभाव रहा है। स्पेशली अगर हम महाभारत काल की बात करेंगे तो सभी ये कहानी जानते हैं कि किस तरीके से पांडव जो हैं वो अपना पूरा राज्य, अपनी पत्नी, सब कुछ हार गए थे। दोस्तों, हमको यहाँ पे एक साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी जुए की, कि वो होती क्या है। पांडव, जिनके लिए कहा जाता था कि वो अपने मस्तिष्क पे उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल है, वो चीजों को कंट्रोल में रख सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वो इस तरीके के एक गेम में बैठते हैं तो वो भी अपनी सारी इंद्रियों पे से काबू खो देते हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि कैसे जब जुआ जो है वो आप पे हावी होने पे आता है तो आप फिर सारी अपनी सराउंडिंग्स की चीजें, आपका सारा विवेक, सब कुछ मर जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत कही गई है कि जब काल आपको मारने के लिए आता है तो वो कभी डंडा लेके नहीं आता है, वो आपका सिर्फ विवेक हर लेता है। और जानवरों और इंसानों में सिर्फ एकमात्र यही अंतर है कि जानवरों में विवेक नहीं होता है और हम में विवेक होता है। हमको ये विवेक दिया है भगवान ने कि हम इस चीज का निश्चय कर सकते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। लेकिन जुआ एक ऐसा खेल है कि जब आप उसको खेलने बैठते हैं तो आपका विवेक पूरी तरीके से मर जाता है। आप भूल जाते हो कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, क्या मैं हार रहा हूं यहाँ पे, क्या उसके दुष्परिणाम होंगे भविष्य में जाके। बात कर रहे थे हम लोग पांडवों की, कि कैसे वो हर चीज हार गए, उनका पूरा विवेक मर गया था और उसके बाद जो जो चीजें हुई आप सभी जानते हैं। तो ये एक ऐसी प्रथा है जो पुराने समय से चली आ रही है और अब वो इस देश में जिस तरीके से हावी हो चुकी है उसको अब रोकना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो चुका है। अदरवाइज जो सरकारें हमसे ये कहती हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जो बहुत यंग पॉपुलेशन रखता है और वही यंग पॉपुलेशन जाके इस देश को आगे एक डेवलप्ड कंट्री बनाएगी, लेकिन अगर हमारा यूथ इन्हीं चीजों में पड़ा रहेगा तो वो डेवलप्ड कंट्री तो छोड़िए, जो हमारे पास अभी पूंजी है एक दिन हम वो भी गवा देंगे किसी ना किसी तरीके से, और दिन प्रतिदिन वो पूंजी हम किसी ना किसी फॉर्म में गवा ही रहे हैं। फैक्ट्स पे आगे हम लोग बात करेंगे। अभी बात करते हैं फिर से कि 7300 बीसी में जुए का इजाद होता है भारत में, और इसके बाद ये चीजें चलती चली आती हैं। कभी भी इस पे कोई रेगुलेशंस नहीं थे, कुछ नहीं थे। पोकर हो गया, रमी हो गया, ये सारी चीजें चलती हुई चली आ रही थी। कार्ड्स के गेम हो गए। इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के समय पे भी हॉर्स राइडिंग आई, वहां पे बहुत ज्यादा बेटिंग होने लगी। एक समय आया जब अंग्रेजों के भी हाथ से चीजें बाहर निकलने लगी, इसीलिए वो 1867 में द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट लाते हैं। इसके तहत ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति गैम्बलिंग हाउसेस नहीं रन कर सकता है। इसका मतलब होता क्या था कि लोग, कोई एक व्यक्ति है, उसने अपना घर दे दिया कि ठीक है आप लोग आइए, आप मेरे यहाँ आके जुआ खेलिए, उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपकी विनिंग से कुछ हिस्सा अपने पास रख लूंगा और बाकी आप लोग अपना अपना लेके जाइए। क्यों पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट लाने की जरूरत पड़ी ब्रिटिशर्स को? क्योंकि जब ये गैम्बलिंग हाउसेस रन होते थे तो वहां पे बहुत ज्यादा मारपीट होने लगी, वहां बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा, लोगों ने आरोप लगाए कि यहां तो बेईमानी हो रही है, ये सब चीजें होती चली गई। इसके बाद
अंग्रेजों को पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट लाने की जरूरत पड़ी। जब ये एक्ट आया तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे सिर्फ इतना बोला गया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो गैम्बलिंग हाउसेस नहीं रन कर सकता है। इसके बाद भारत आजाद होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, लेकिन ये एक एक्ट है जिसको भारत सरकार ने जैसे वो 1867 में बना था वैसे ही वो उसको उठा के इजाद कर देती है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देती है। कुछ उसके बाद अमेंडमेंट्स होते हैं और उस अमेंडमेंट में ये कहा जाता है कि राज्य सरकारों को ये इजाजत है कि अगर वो इस एक्ट में अपने अनुसार अपने स्टेट में कुछ परिवर्तन करना चाहें तो वो कर सकती हैं। इसके बाद सिक्किम, गोवा, महाराष्ट्र और दमन में की सरकारों ने अपने यहां गैम्बलिंग जो है वो लीगल कर दी। इसीलिए आप जब भी गोवा जाएंगे वहां आपको बड़े बड़े कसिनोज मिलेंगे, वहां पे ओपन गैम्बलिंग चलती है, लेकिन और किसी भी राज्य में आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है, ये तो सरकार से ही पूछना पड़ेगा जाके कि इतना एडवांस होने के बाद भी आज हम क्यों 1867 के लॉज को फॉलो कर रहे हैं। क्यों कभी किसी को इतना समय नहीं मिला कि वो 1867 के लॉ को कभी भी नया लॉ बना के इजाद कर पाए। आप कभी भी दोस्तों, हमें थोड़ी सी यहां पे मानसिकता भी समझनी पड़ेगी गैम्बलिंग की। आप देखिए, आप जब भी कभी एक गैम्बलिंग हाउस में जाते हैं या कसीनो में जाते हैं तो आप कसीनो में कभी भी देखिए कि वहां पे लाइट्स जो होंगी वो बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिंग लाइट्स होंगी, गोल्डन कलर की लाइट्स होंगी, ताकि लोगों को लगे कि नहीं मेरे को यहाँ पे कुछ मिल सकता है। कभी भी आप देखेंगे गैम्बलिंग हाउसेस जितने होते हैं या कसिनो जितने होते हैं उसमें कभी आपको कोई खिड़की नहीं मिलेगी, वहां पे आपको कोई घड़ी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि आपका घड़ी पे ध्यान जाए, आप इस बात पे ध्यान दे पाओ कि अरे मुझे तो लेट हो रहा है, या फिर आप खिड़की से बाहर देख पाओ, खिड़की के बाहर कुछ ऐसा चल रहा है जो आपका ध्यान खींच लेता है और आप वो जो जुए का खेल खेल रहे हो उससे आप बाहर निकल पाओ। यही कारण है कि कभी भी आपको कसिनोज में ना कोई घड़ी मिलेगी ना आपको कोई खिड़की मिलेगी। ये पूरा एक इकोसिस्टम चला आ रहा है, ये पूरा चीजें साइंटिफिक तरीके से डिजाइन करी गई हैं। इसमें बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट लगे हैं जो ये डिजाइन करते हैं, जो ये चीजें सोचते हैं कि हाँ जो ह्यूमन माइंड है उसको हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें कभी भी विनिंग चांसेस की, तो विनिंग चांसेस सिर्फ इतने हैं कि आप कभी उसमें नहीं जीतोगे। इसीलिए कसिनोज रन किए जाते हैं। क्यों? कोई पैसा यहां पे हारने के लिए नहीं बैठा है। कोई कसिनो वाला भी पैसा हारने के लिए बैठा है तो वो हारने के लिए क्यों बैठा है? वो अगर कसिनो रन कर रहा है तो हारने के लिए नहीं बैठा है ना। वो सिर्फ इतना करते हैं, वो ऑफर्स देते हैं आपको। आप पहली बार गए किसी कसिनो में, वो क्या करेंगे, सर आपको इतने पॉइंट्स मैंने फ्री दे दिए हैं, आप जाके खेलिए। ठीक है, आप खेलोगे जाके, ठीक है, हो सकता है कि आप उन फ्री पॉइंट से कुछ पैसा जीत जाओ। अब जब आप पैसा जीत जाओगे तो अब आप कहोगे कि अरे मेरे को तो ये गेम आता है, मैं इस गेम को और बेहतर तरीके से खेल सकता हूं। फिर आप उसमें अपना पैसा लगाना शुरू करोगे और जैसे ही आप अपना पैसा लगाना शुरू करोगे आपको एक लत लग जाएगी। आप भूल जाओगे चीजें कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, मैं क्यों पैसे हार रहा हूं, और एक समय आएगा कि आप अपना पूरा पैसा वहां से हार के जाओगे। जुए की सबसे बड़ी खराब प्रवृत्ति जो है वो ये है कि आप पैसा जब एक बार हारते हो तो आपको लगता है कि नहीं बस थोड़े से ही तो मार्जिन से मैं हार गया, थोड़े से ही अंतर से तो मैं जीत सकता था, इसलिए आप अगली बार फिर से पैसा लगाओगे। और अगर आप पैसा जीत जाते हो तब तो आपको ये लगता ही है कि नहीं मैं तो पैसा जीत ही सकता हूं इस गेम में, इसलिए मैं पैसा लगाऊंगा। एक बार दो बार आप पैसा जीतते हो, इसके बाद आप 2-3 बार पैसा हारते हो, आपको लगता है नहीं यार हो सकता है कि धोखे से मैं हार गया हूं लेकिन मैं पहले जीता भी तो था, इसलिए मैं ये गेम जीत सकता हूं और मैं आगे खेलूंगा। इसी तरह से आप आगे गेम खेलते जाते हो और आप पैसा हारते जाते हो। ये तो बात हो गई कसिनोस की। बात अब हम करते हैं फैंटेसी गेमिंग की। इंडिया में फैंटेसी गेमिंग जिस तरीके से 2007 के बाद इंडिया पे हावी हुई है, जिसमें कि आज आप देखेंगे बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर्स हो गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, वो सब कोई इसका प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों हमको ना इसकी डीप साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि ये फैंटेसी गेमिंग एक्चुअली में चल क्या रहा है। आप देख रहे हो
जहां एक तरफ मार्केट ऐसी चल रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में फायरिंग्स हो रही हैं, लेकिन ये एक फैंटेसी गेमिंग की इंडस्ट्री है और इसमें जो आप एप्लीकेशंस देखोगे, जो आप कंपनीज देखोगे, वो दिन प्रतिदिन ऊपर ही जा रही हैं। कोई इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर कर रहा है, कोई कुछ स्पॉन्सर कर रहा है, कोई इतने इतने बड़े सेलिब्रिटीज लाके अपने ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है। इन सब चीजों के लिए द अमाउंट ऑफ मनी दे आर इन्वेस्टिंग, इट्स टू मच एंड इट्स टू ह्यूज। ये पैसा कहां से आ रहा है दोस्तों? ये पैसा हम लोग अपनी जेब से दे रहे हैं। आज तक हम लोग लड़ाई लड़ते हुए आए हैं कि हम लोग टैक्स का पैसा देते हैं, ये देश हमारे टैक्स के पैसे से चलता है। वो तो एक बार को फिर भी कहीं ना कहीं से उसका हमें कुछ लाभ मिल जाता है कि हमारे टैक्स से रोडें बन रही हैं, उस रोड पे हम गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन ये पैसा जो जा रहा है ये कुछ पूंजीपतियों की ही जेब में जा रहा है और वही उसका फायदा उठा रहे हैं और वो दिन प्रतिदिन इन चीजों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब हमारा कोई आदर्श हमें कोई चीज बताता है जिसको हम बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, जिसके काम से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, अगर कोई वो हमको सलाह देता है तो हम उसको आंख बंद करके फॉलो करते हैं या फॉलो करना चाहते हैं। इसीलिए आप कभी भी देखिए, कोई भी चीज का ब्रांड एम्बेसडर होगा, किसी भी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर होगा, वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर वो बताएगा, अगर हमारा कोई क्रिकेटर बताएगा आके कि भाई आप इस जगह इस फैंटेसी ऐप में जाके एक टीम बनाइए और आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। दोस्तों, आप प्रोबेबिलिटी देखिए कि 1 करोड़ रुपए जीतना कोई छोटी सी बात नहीं है। आप देखिए वहां पे 50-50, 60-60 हजार, 1-1 लाख टीमें लोग बनाते हैं बैठ के। इतने इतने ज्यादा प्लेयर्स होते हैं वहां पे। कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं वहां पे जिन्होंने एक तरीके से इस चीज को धंधा बना लिया है, जो एक एक गेम में बैठ के 4-4, 500 टीमें बना रहे हैं। ठीक है, एक तो हमें उनसे कॉम्पीट करना है। दूसरी बात आप ये समझिए, किसी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर पढ़ी हो तो आप सोचिए कि 11 लोगों की टीम बनती है। दोनों टीमों से मिला के, मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें 2 टीमें हैं। फैंटेसी एप्स क्या करती हैं कि आप 2 टीमों में से 11 खिलाड़ी चुन लीजिए। दोनों टीमों से मिला के आपने 11 खिलाड़ी चुन लिए। 11 खिलाड़ी चुनने के बाद आपकी टीम बन गई। उसमें आप एक कैप्टन बनाओगे और एक वाइस कैप्टन बनाओगे। कैप्टन के आपको 2 टाइम्स पॉइंट्स मिलेंगे और वाइस कैप्टन के 1.5 टाइम्स पॉइंट मिलेंगे और बाकी के नॉर्मल खिलाड़ियों के 1 टाइम्स पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी और आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों ही समझिए। अगर 1 लाख टीम्स बन रही हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसकी क्या आने वाली है? इसकी लाखों में नहीं, करोड़ों में आने वाली है कि आपके विनिंग चांसेस जो है नंबर 1 आने के, वो करोड़ों में 1 है। प्रोबेबिलिटी आप देखिए, इससे तो बेहतर है कि आप बाहर जाके सिक्का उछाल लीजिए, क्योंकि उसमें फिर भी 1/2 की प्रोबेबिलिटी होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन यहां पे तो प्रोबेबिलिटी क्या ही है, आप खुद सोच ही नहीं सकते हो ना। इवन भारत में कहा यह गया कि जो फैंटेसी एप्स अलाउ करी गई, वो क्यों अलाउ करी गई? उसको कहा गया कि ये स्किल गेम है, ये लक ऑफ चांस नहीं है। ठीक है, जहां पे चांस वाले गेम होते हैं वो भारत सरकार ने और भारतीय कोर्ट ने कहा कि वो चीजें यहां पे इंडिया पे अलाउ नहीं होंगी, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया कि ये तो स्किल गेम है। आप खुद बताइए दोस्तों, 22 खिलाड़ी मैदान पे खेल रहे हैं, कैसे आप एसेस कर सकते हो चीजों को? वो खुद, अगर आप ऐसे ही 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो, इन्होंने स्किल गेम उसको क्यों कहा? किसी भी फैंटेसी ऐप को इन्होंने स्किल गेम क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा कि आप पिच की कंडीशन एसेस करोगे, किसी भी खिलाड़ी जिसको आप उठा रहे हो उसका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करोगे, उसका पास्ट परफॉर्मेंस आप उस पर्टिकुलर टीम के लिए चेक करोगे, और इन वेदर चेक करोगे, विंड किधर चल रही है वो सब चेक करोगे। इन सब चीजों को देखने के बाद आप अपनी एक टीम बनाओगे, इसलिए इसको स्किल का गेम दिया गया। मैं उन सभी बुद्धिजीवियों से यह कहना चाहता हूं कि जो खिलाड़ी खुद खेल रहे हैं ना, अगर आप उनसे कहेंगे ना कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए 40 टीमें बना दो, वो खुद कभी नहीं जीत सकते हैं उसमें, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है भाई। उनको ये तो पता है ना, जिन स्किल्स की आप बात कर रहे हो कि पिच कैसी है, विंड कैसी चल रही है, कितना स्विंग होना है पिच पे, ये सब उन खिलाड़ियों से ज्यादा थोड़ी ना किसी को पता है। आप विराट कोहली और MS धोनी से भी कहोगे कि भाई आप जाके किसी फैंटेसी ऐप पे एक टीम बना दो, तो वो खुद भी शायद नहीं जीत सकते हैं कभी। क्यों? क्योंकि कोई भी कभी 0 पे आउट हो सकता है, कोई भी कभी 5 विकेट ले सकता है। इसमें तो फिर भी आप कहोगे कि उस पर्टिकुलर खिलाड़ी का आज किस्मत था, इसलिए वो
अच्छा कर गया। लेकिन अगर आप इन खिलाड़ियों जो ये चीजें प्रमोट कर रहे हैं इनसे खुद कहेंगे कि जाके एक इस ऐप पे, इस इवेंट पे जाके एक टीम बना लो और मुझको 1 करोड़ रुपए दे दो, तो वो खुद नहीं बना सकते हैं। और अगर वो बना पाते तो पैसा किसी को दोस्त काटता नहीं है आके, वो भले उनके पास 200 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, लेकिन किसी को फ्री का 5 मिनट लगा के 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, किसी को क्या परेशानी होगी। लेकिन यही वो हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो आके टीवी पे जब विज्ञापन करते हैं उसमें ये दिखाया जाता है कि एक बंदा ऑफिस में बैठा है, वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, उसका लैपटॉप छीन के वो कहते हैं ये तो मैं कर लेता हूं, आप जाके फलानी ऐप पे टीम बनाइए जाके। ये हमें सिखाया जा रहा है, ये हमारे सेलिब्रिटीज हमको सिखा रहे हैं और हमको ये चीजें अवॉइड करनी होगी किसी भी तरीके से। अगर हम नहीं अवॉइड करेंगे तो उसके दुष्परिणाम आप समझिए क्या होंगे। दोस्तों अमाउंट तो हम बहुत छोटा छोटा डालते हैं, अमाउंट हम डालते हैं 20 रुपए का, 20 रुपए में टीम बना ली, 49 रुपए में टीम बना ली, 100 रुपए में टीम बना ली, 500 रुपए में टीम बना ली। एक व्यक्ति जो 20 रुपए में टीम बना रहा है उसको कभी 20 रुपए नहीं समझ में आएंगे, ठीक है ना, आप समझ रहे बात को। 20 रुपए उसकी जेब से चले गए, उसको लगेगा कोई बात नहीं यार कल फिर ट्राई करेंगे, शायद 20 के एवज में मेरे को 1 करोड़ रुपए किसी दिन मिल जाएगा। वो आज 20 डालेगा, वो कल 20 डालेगा, फिर वो डालता रहेगा। इस तरीके से आप प्रक्रिया देखेंगे, उसने 30 दिन 20 रुपए डाले, 600 रुपए आप उस फैंटेसी गेमिंग ऐप को दे रहे हो। इसके बाद आप 12 महीने के हिसाब से लगा लीजिए, आप 7200 रुपए उस फैंटेसी गेमिंग ऐप को दे रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से आप खेलते चले जाते हो, आप कितना पैसा अपनी जेब से दे दोगे ये आपको खुद भी अंदाजा नहीं होगा। और इसका एक और हिसाब समझिए दोस्तों क्या होता है। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए जीत गए, ठीक है, अब उसमें डिडक्शंस कितने सारे होने वाले हैं। लोगों को ये लगता है कि मैं तो 1 करोड़ रुपए जीत जाऊंगा, मेरे खाते में पूरा 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, 30% सीधा सीधा हमारी सरकार लेके जा रही है। इसके बाद कुछ कट जो है वो पर्टिकुलर वो जो फैंटेसी ऐप है वो रखेगी, और इसके बाद बहुत सारे डिडक्शंस होने के बाद आपको कुछ पैसे उसमें से मिल जाएंगे। इवन इतना ज्यादा खराब क्राइटेरिया है कि आप 50,000 रुपए से ज्यादा जीतते हो तो 33% गवर्नमेंट ले जाती है ऐसा टैक्स, ठीक है। तो आपको तो वो 1 करोड़ रुपए कभी मिलना ही नहीं है ना, और आप उसके लिए अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो, और जो आपका पैसा जा रहा है वो तो जा ही रहा है। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि हमें ये सारी फैंटेसी एप्स अपने दिमाग से हटानी होगी। और यही कारण है क्योंकि सरकार को इसमें बहुत सारा एक तरीके से सूखा प्रॉफिट है, जिसमें सरकार को अपने एंड से कुछ नहीं करना और उसकी जेब में सीधा 30% आ रहा है, ठीक है। इसीलिए कोई भी सरकार ने कभी भी इस लॉ को अमेंड करने की कोशिश करी ही नहीं, ना उन्होंने कभी इसकी रूट्स में जाने की कोशिश करी कि किस तरीके से हमारे बच्चों का भविष्य इन चीजों में खराब हो रहा है। ये तो दोस्तों हो गया सिक्के का एक पहलू, जहां पे चीजों को हमारी कोर्ट ने लीगल तरीके से दिखा दिया कि भाई ये तो गेम ऑफ स्किल है, यहां पे आप अपनी स्किल यूज करके चीजों को एसेस करके आप एक अमाउंट जीत सकते हो। उसके पीछे का मैंने आपको क्राइटेरियाज बताया कि कैसे आप पैसा उसमें हारते चले जाते हो। बात करते हैं हम दूसरे पहलुओं पे। अप्रॉक्स 2019-2020 में एक असेसमेंट होता है जिसमें जस्टिस लोढ़ा कमेटी जो है वो हमको बताती है कि इंडिया में $90 बिलियन का मार्केट है गेमिंग एप्स का, जिसमें कि लीगल एप्स भी हैं और इलीगल एप्स भी हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे इन इलीगल एप्स के बारे में। आप कभी भी जाओगे और गूगल पे सिर्फ कुछ टाइप करोगे जहां पे आप बोलोगे कि मेरे को बेटिंग एप्स चाहिए या बेटिंग साइट्स चाहिए या बुक्स चाहिए, ठीक है, आपको 8 से 9 एप्स ऐसी मिलेंगी, वेबसाइट्स ऐसी मिलेंगी जिनके कभी एप्स नहीं होंगे, ठीक है। आप अगर प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाके उनकी एप्स देखने जाओगे तो वो एप्स आपको कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। और ये दोस्तों हैं रेगुलाइज्ड मार्केट नहीं है ये। इसमें जो पैसा जा रहा है हमारा वो किस जगह पे अभी जा रहा है वो उसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। समझिए दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपने जाके गूगल पे डाला कि मेरे को एक बुक चाहिए, ठीक है, क्रिकेट बुक चाहिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप वहां जाके अपना पैसा डालोगे, आप खेलना शुरू करोगे, ठीक है। पहले हमारी कोर्ट ने क्या कहा था कि गेम ऑफ स्किल इंडिया में अलाउ है, ठीक है। वहां पे आपको जाके कैसे गेम्स मिलेंगे, वहां पे आपको गेम्स मिलेंगे 3 पत्ती, ठीक है। वहां पे आपको मिलेंगे गेम्स एविएटर जैसे, वहां पे आपको गेम्स मिलेंगे ड्रैगन टाइगर जैसे। इनमें कोई भी गेम ऑफ स्किल है ही नहीं।
एक जहाज है वो उड़ रहा है, आपको नहीं पता है कि वो कब क्रैश हो जाएगा जाके, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसमें पैसा जीत सकता हूं। माइट बी पॉसिबल कि आप कुछ पैसा जीत जाओगे, लेकिन आप उसका जब एल्गोरिदम समझोगे ना थोड़े दिन बाद, उसका एल्गोरिदम यही होगा कि आपको थोड़े दिन बाद ही समझ में आएगा कि यार ये तो मैं दोस्त जीत ही नहीं सकता। उसका रीजन आप सीधा सा समझिए, मैं ही ऐप को डिजाइन कर रहा हूं, मेरे पास यूजर डेटाबेस है, मेरे को पता है कि यार ये कस्टमर पर्टिकुलर जो है ये बहुत बड़े बड़े पैसे लगा के खेलता है और ये इस वक्त पे खेलने आया हुआ है। मैं तुरंत अपना एल्गोरिदम चेंज करूंगा, मैं देखूंगा कि अच्छा उसने 1 लाख रुपए की बेट मार दी है, मैं अपना प्लेन कभी उड़ने ही नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी ऐप है और उसको मैंने डिजाइन किया है, मैं उसका एल्गोरिदम कभी भी चेंज कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाद आप बात कर लीजिए ड्रैगन टाइगर की। ड्रैगन टाइगर जैसे गेमों में क्या आ रहा है, 2 कार्ड्स हैं, जो कार्ड बड़ा आ गया वो साइड जीत गई, वो इधर ड्रैगन होगा या टाइगर होगा। ठीक है, ऐसे गेम्स में आप बताइए स्किल क्या है आपकी, इसमें क्या स्किल लग रही है। इवन मैं कह रहा हूं ये आप ऑनलाइन गेमिंग छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने बैठ के 2 कार्ड लगा दूं और 2 कार्ड में आपसे बोल दूं कि भाई बताओ इसमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, आप इसमें क्या स्किल लगाओगे। आप चाह के भी इसमें कोई स्किल नहीं लगा सकते हो, आप सिर्फ ऐसे कार्ड देखोगे और अपना माथा पीट के घर चले जाओगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। सेम हमारी चीजें ऑनलाइन गेमिंग में हो रही हैं, जहां पे इतनी सारी एप्स और इतने सारे गेम्स हमको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि वो कभी आपको निकलने ही नहीं देंगे अपने जाल से। आप उनका कभी भी यूआई देखेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको कसिनोस की बात करी थी कि गोल्डन होता है सब कुछ वहां पे, यहां भी आपको सेम चीजें देखने को मिलेंगी ना। आपको इनका यूआई बहुत ही ब्राइट मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि चीजें यहाँ पे जो हैं वो बहुत ही कलरफुल चल रही हैं और आपको बहुत फैंटेसी टाइप चीजें लगेंगी। आपको लगेगा कि यार छोड़ो यार मैं भी एक बार चांस लेके देखता हूं, और जैसे ही आप पहली बार चांस लेने जाते हैं वहीं से आप का पतन शुरू हो जाता है। दोस्तों ये गेमिंग एप्स भी आपको किसी ना किसी तरीके से लुभाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपसे कहेंगी कि आप एक बार मेरे में पैसा डालिए, मैं आपको 20% का बोनस दे दूंगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए डाला तो ये आपसे कहेंगे कि मैं आपको 2,000 रुपए अपने साइड से दूंगा खेलने के लिए। आपको लगेगा कि अरे वाह क्या बात है, आप उन 2,000 रुपए से खेलोगे, हो सकता है आप कुछ पैसा जीत जाओ। जब आप पैसा जीत जाओगे तो आपको लगेगा कि अभी तो मैं और पैसा जीत सकता हूं, और आप इस तरीके से खेलना अपना कंटिन्यू रखोगे। जब आप अपना खेलना कंटिन्यू रखोगे तो जैसे मैंने आपको अभी फैंटेसी गेमिंग्स में प्रोबेबिलिटी बताई थी, सेम वही प्रोबेबिलिटी यहां भी चल रही है। आप ऐसा सोचिए आपने हेड और टेल उछाला, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 की है। हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि उसमें 20 बार टेल आ गया, पहली बार में 20 बार टेल आ गया और आपने टेल ही बोला था और आप पैसा जीत जाते हो उसमें। आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो मेरे को गेम आता है, लेकिन एक्चुअल में आप साइंटिफिक रूप से बात करिए ना, 20 बार जीते हो आप, पैसा जीतते हो, इसमें आपकी कोई स्किल थी नहीं, सिक्का ऊपर गया है, आपको पता ही नहीं है कि उसका आउटकम क्या होने वाला है। हो सकता है कि 20 बार आप जीत जाओ, ठीक है, ये आपका लक हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो हमेशा प्रोबेबिलिटी 1/2 की ही रहेगी ना। आप एक लॉन्ग टाइम में जब देखोगे तो आप पैसा हारोगे ही हमेशा उसमें। आपने मान लीजिए 3 बार गेम खेला, 3 बार में 2 बार टेल आया, 1 बार हेड आया, आपने 2 बार टेल बोला था, इसका मतलब आप 1 बार जीत गए हो उसमें। लेकिन अगर आप यही 30 बार खेलो, 300 बार खेलो और 3000 बार खेलो, आप देखिए आप कैसे प्रोबेबिलिटी चेंज होती चली जाएगी और आप पैसा उसमें हारते चले जाओगे। यही चीजें हमारी ये ऑनलाइन जो गेमिंग एप्स हैं ये दिखा रही हैं हमको, और ये हमारे साथ कर रही हैं। वो किसी ना किसी तरीके से आपको लुभाने की कोशिश करेंगी, चाहे वो आपको बोनस देना हो, ज्वाइनिंग बोनस देना हो, आपसे बोलेंगे कि आप अपने किसी दोस्त को उठा के लाइए, अपना रेफरल कोड डालिएगा, वो जब पैसे डालेगा तो हम आपके में भी कुछ पैसा रिफिल कर देंगे। इस तरीके से ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं, और जो कि अब भारत में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रचलित भी हो चुका है और स्थापित भी हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने बताया था कि $90 बिलियन का मार्केट है, ठीक है, $90 बिलियन। दोस्तों आप खुद सर्च करिएगा जाके इंडियन रुपीस में कितना होता है, आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा मार्केट इंडिया में बन चुका है। और एक जो रिपोर्ट उन्होंने और दी उसमें यह कहा गया कि मोस्टली जो इसका एज ग्रुप है वो 15 से लगा करके 32 साल का है। इसका मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी सरकार दावा करती है कि इंडिया एक बहुत यंग पॉपुलेशन है और यही यंग पॉपुलेशन एक दिन हमें
डेवलप्ड कंट्री बनाएगी। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि हमारी ये यंग पॉपुलेशन लगी हुई कहां पे एक्चुअली में है। जब आप एक बार पैसा हारते हो तो आपको लगता है मैं पैसा और जीत सकता हूं, आपको लगता है मैं अभी और ज्यादा बड़ा अमाउंट जीत सकता हूं, लेकिन करते 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 आप अंततः अपना पूरा पैसा हार जाते हो। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप डिप्रेशन में जाते हो, आपको लगता है कि कैसे मैं वो पैसा रिकवर कर सकता हूं, और आपका जितना भी यूजफुल टाइम जो आप यूजफुल चीजों में यूज कर सकते थे वो कहां जा रहा है, वो इन चीजों में जा रहा है, वो एक तरीके से गेमिंग में जा रहा है। अब आप एक पूरी तरीके से गैम्बलिंग के एडिक्ट हो चुके हो। आप उस चीज से अब कभी बाहर निकल ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप सीधा साइकोलॉजी समझिए, आप अभी पैसा हारे हो तो आप उसको रिकवर करना चाहते हो। शायद अगर आप रिकवर कर लेंगे तो आपको लगेगा कि यार अब तो मैं जीतने की स्टेज पे आ गया हूं, चलो थोड़ा और खेलते हैं। इस तरीके से आप हो सकता है कुछ पैसा जीत जाओ, इसके बाद आपको फिर लगेगा कि अभी और जीत सकते हैं, और इसके बाद आप फिर से वो पैसा हार जाओगे, और वो एक पूरा लूप बन जाएगा और आप उस लूप में फंस जाओगे। लूप में फंसते 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 वो एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा जिससे आप कभी बाहर ही नहीं निकल सकते हो, और उसका अंत ये होता है कि आदमी अपना सब कुछ हार के एक सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, जो कि भारत में अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप इंटरनेट पे जाइएगा, आप खोजिएगा कि कितने ज्यादा सुसाइड्स हुए हैं इन गेमिंग एप्स में पैसा हारने की वजह से। 20-20 साल के लड़के, 18-18 साल के लड़के। मैं कल ही एक न्यूज पढ़ रहा था कि जिसमें उड़ीसा का एक परिवार था, उसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे थे। हस्बैंड ने पहले अपने दोनों बच्चों को जहर दिया, वो दोनों जब नहीं रहे तो उसके बाद हस्बैंड और वाइफ ने भी सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए हार गए थे। एक हमारे आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर था, वो अपने तो पैसे हारा ही हारा और अपने फादर के भी पैसे हार गया, और इसके बाद उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया, वो भी नहीं रहे। एक मर्चेंट नेवी का ऑफिसर था, वो अपने पैसे हारा, अपने फादर के 80 लाख रुपए हार गया, इसके बाद उनके भी फादर नहीं रहे। और इस तरीके के कितने ही इनफाइनाइट केसेस हैं जो दिन पे दिन हो रहे हैं। ये वो केसेस हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ये तो कुछ केसेस हैं जिनके बारे में जानकारी लीक हो जाती है कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि बाद में कहीं चीजें लीक हो गई कि यार वो बेटिंग में बहुत पैसा हार गया था। आप लोगों के साथ लोगों का मर्डर हो जाता है, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती, आप चीजें जाके अपने नियरेस्ट थाने में जाके रिपोर्ट कर देते हो, उसका एक डेटा बन जाता है और वो आपको चीजें एक्सेस होती हैं, आपको पता चलता है हाँ इंडिया में सुसाइड जो हो रहे हैं वो किस किस वजह से हो रहे हैं। लेकिन ये वो सुसाइड रेट है जो कभी जाके किसी थाने में नहीं दर्ज होता है, जिसकी कभी कोई रिपोर्ट नहीं निकलती है कि कितने लोग इंडिया में सिर्फ गेमिंग की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जितना बड़ा ये मार्केट मैंने आपको बताया है, उतनी ही तेजी से इस देश में सुसाइड रेट्स भी बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 2023 तक इस गेमिंग का मार्केट 2.23 बिलियन डॉलर्स का हो गया था पर ईयर का, ठीक है। इसके बाद अभी 2032 तक एक्सपेक्टेड है कि ये 5.32 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, और ये मैं लीगल मार्केट आपको बता रहा हूं जो गेमिंग से, जो फैंटेसी गेमिंग से हमें पैसा आ रहा है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने 2019 के आसपास ये बोला था कि 90 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है, जिसमें कि जो इररेगुलर मार्केट है वो भी शामिल है। तो अब दोस्तों आप देख लीजिए 2019 से ये 2024 आ गया, इररेगुलर मार्केट कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा, ठीक है। ये इसके एग्जैक्ट फिगर्स इसलिए नहीं कभी सामने आ सकते हैं और ना सामने आ पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बोला तो ये जाता है कि गेमिंग इल्लीगल है, ऑनलाइन गेमिंग इल्लीगल है, लेकिन चीजें एक बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ रही हैं और कोई सरकार उस पर ध्यान नहीं देना चाहती है। क्यों? क्योंकि सरकारों को भी कहीं ना कहीं से उस पर फायदा है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ में महादेव बुक नाम की एक बुक चला करती थी, जिसमें कि उसका बाद में ईडी ने खुलासा किया। और हुआ क्या, बाद में यह पता चला कि भूपेश बघेल जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस बुक से 500 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट लिया था। छत्तीसगढ़ की सरकार अगले इलेक्शन में गिर जाती है और इसका एक बड़ा वजह यह भी बताया जाता है कि भूपेश बघेल का उस महादेव ऐप में एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। ये ऐप्स ना ही ऑनलाइन गेमिंग खिलाती हैं, बल्कि ये ऐप्स जो हैं इंडियन इलेक्शंस पे भी सट्टा लगवाती हैं। हर चीज में दोस्तों सट्टा लग रहा है। और आप देखेंगे, मैं भी एक बार ऐसे ही इस ऐप को स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि उस समय पे राजस्थान के इलेक्शंस होने वाले थे। राजस्थान का एग्जिट पोल आया, मैंने भी इस ऐप का एग्जिट पोल देखा जाके। जो राजस्थान का एग्जिट पोल
बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा था और यहां पे हार या जीत का जो रेशियो दिखाया जा रहा था वो इंटायरली डिफरेंट था। कोई भी अगर न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल को देखता तो वहां पे इस ऐप पे आंख बंद करके पैसा लगा देता, क्योंकि 20-20 30-30 सीट का डिफरेंस था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब राजस्थान का रिजल्ट आता है, राजस्थान का इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो वो सेम रिजल्ट आता है जो इस ऐप पे दिखाया जा रहा था। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं ये इस देश में क्या हो रहा है कि ये हमारे सिस्टम में बैठे हुए हैं लोग, ये इतना ज्यादा जड़े जमाए हुए बैठे हैं कि इनको रिजल्ट्स तक का एक निश्चित अनुमान है कि हाँ यही रिजल्ट्स अप्रॉक्स आने वाला है, 2 4 5 सीटें अलग। ये हमारे एग्जिट पोल्स भी नहीं बता पा रहे हैं इन्होंने अपनी रूट्स कितनी ज्यादा सरकार में जमा ली है। और इसका एक बड़ा एग्जांपल मैंने आपको बताया महादेव बुक के मामले में, जिसका आज भी जो मालिक है वो अभी भी दुबई में बैठा हुआ है और वो पकड़ा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास पैसा आ गया, 6,000 करोड़ का एक स्कैम था ये महादेव बुक का। 6,000 करोड़ तो ईडी ने बताया है। इसके बाद आप भी जानते हो कि जो हमारे पास डेटा आता है वो कभी एग्जैक्ट डेटा आता नहीं है, क्योंकि ना आपके पास इतना खाली समय है और ना ही मेरे पास इतना खाली समय है कि हम लोग जाके इन डेटा को कहीं पे वेरीफाई करें जाके। तो ये 6,000 करोड़ का तो एक डेटा बताया गया है, लेकिन कितना बड़ा डेटा होगा इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। दोहा में एक कमेटी है जिसने ये बताया कि इंडिया में पर मैच पे, इंडिया का अगर कोई मैच है, इंडिया उसको खेल रही है, तो पर मैच में 1500 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है इन केवल इलीगल बेटिंग एप्स पे। अगर 1500 करोड़ का एक मैच में लग रहा है तो आप सोचिए कि इंडिया पूरे साल में कितने मैच खेलती है, जिसमें कि आईपीएल भी शामिल है। आईपीएल में भी हर टीम 14 मैच खेल रही है, लगभग 100 से ज्यादा ऊपर मैच तो वही होते हैं। तो कैसे ये 6,000 करोड़ का फिगर जो है वो तो ये फैक्ट्स ही डिनाई कर रहे हैं अपने आप में, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक मैच में 1500 करोड़ का सट्टा बता रहे हो तो 4 मैच में ही 6,000 करोड़ हो जाता है। तो हम और आप कभी ये सोच ही नहीं सकते हैं कि ये फिगर कितना बड़ा जाने वाला है। शायद अगर सरकार कभी इन फिगर्स पे सही से ध्यान देगी और ये फिगर्स हमारे सामने आएंगे तो आप देखोगे कि ये जीडीपी के कितने बड़े हिस्से को डोमिनेट कर रहे हैं और कैसे हमारा पैसा जा रहा है। शायद हम और आप जितना टैक्स नहीं भरते हैं उससे ज्यादा इन गेमिंग एप्स पे पैसा दे रहे हैं। और ये गेमिंग एप्स क्या करती हैं, इनके मालिक बड़े बड़े मेंशन बना के या तो दुबई में रह रहे हैं या फॉरेन के किसी भी कंट्री में रह रहे हैं जहां पे इंडियन फोर्सेस जाके उनको उठा नहीं सकती हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे विजय माल्या ने किया इतना बड़ा लोन लेके और वो लंदन में सेटल है, अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं और उनपे कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ठीक उसी तरीके से इन बेटिंग एप्स के जो मालिक हैं वो बड़ी बड़ी कंट्रीज में बैठे हुए हैं, प्राइवेट जेट से चल रहे हैं, हर चीज उनके पास है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मर कौन रहा है इन सब में मर रहा है हमारे देश का यूथ, जिसको कहा जाता था कि ये तो हमारे देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने वाला है। दोस्तों हमें इस मुद्दे पे बहुत ही गहराई से ध्यान देना होगा। एक और कुछ डेटास हैं, जैसे आप बात करिए अभी भी ये तो मैंने एक सिर्फ आपको महादेव बुक का एग्जांपल बताया जो पकड़ ली गई। ठीक है, आप कितनी ही ऐप्स चल रही हैं, ऐसी कितनी ही वेबसाइट्स चल रही हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप एक बार जाके देखिए, आप एक बार जाके देखिएगा कि कितना बड़ा मार्केट ये बन चुका है, नंबर ऑफ सुसाइड केसेस कितने हुए हैं। बात करेंगे दोस्तों अब हम लोग ये एप्स किस तरीके से पेमेंट लेती हैं हम लोगों से, उस पेमेंट का आखिर में होता क्या है जाके। दोस्तों आप कभी भी देखें, आप एक बार इन एप्स पे जाइएगा, आप देखेंगे कि हर 24 घंटे में इसमें अकाउंट्स बदल रहे हैं। ठीक है, आप सोचिए, मान लीजिए आप कहीं पे एसआईपी करने जा रहे हैं। ठीक है, एसआईपी करने में क्या है, आपको एक पर्टिकुलर जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक, आप हमेशा वहीं इन्वेस्ट करोगे ना। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जब आप जाके आईडी पे पैसा डालते हो, उस बुक पे पैसा डालते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर इंसान का अकाउंट नंबर दिया जाता है, आप उस अकाउंट पे पैसा डालते हो। सोचिए आप 2-3 दिन बाद फिर से पैसा डालने के लिए जा रहे हो, आप अकाउंट नंबर मांगते हो, इस बार आपको अलग अकाउंट नंबर मिलेगा। फिर से आप 2-3 दिन बाद जा रहे हो, आपको फिर से अलग अकाउंट मिलेगा। इस तरीके से ये एक पूरा इन्होंने अपना ये भी अलग इकोसिस्टम बना के रखा हुआ है, जिसमें कि इनफाइनाइट अकाउंट्स हैं, लोग आके अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं अकाउंट्स को। होता क्या है, जो अकाउंट्स डोरमेंट चले जाते हैं, ठीक है, जिन पे बहुत समय से 2 साल 3 साल से ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं,
एक इंसान बहुत गरीब है, उसको ये अप्रोच करेंगे, उससे ये कहेंगे कि भाई देखो, मैं तुम्हारा अकाउंट 1 महीने के लिए उधार पे ले रहा हूं, उस पे मैं ट्रांजैक्शन करूंगा और मैं जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका कुछ 2% 3% तुमको दे दूंगा। आदमी कैलकुलेट करता है, उसको लगता है यार महीने भर में लाख रुपए हमारे सीधे हो रहे हैं, मेरे को क्या दिक्कत है। और इस तरीके से उनको लाख रुपए का अपना कट मिल जाता है और ये इनलीगल ऐप जो है उनके पास एक अकाउंट आ जाता है। वो अकाउंट से वो पैसा निकालते हैं और वो पैसा अंत में जाता कहां पे? वो पैसा जाता है हवाले में, वो पैसा जाता है नारकोटिक्स में, वो पैसा जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज में। क्यों? क्योंकि वो चाह के भी इस पैसे को इंडियन मार्केट में नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका काला धन हो गया, वो इलीगल पैसा हो गया। तो कहीं ना कहीं से तो उनको इस इलीगल पैसे को 1 नंबर पे बनाना है। तो 1 नंबर पे बनाने के लिए वो क्या करेंगे दोस्तों? 2 नंबर से 1 नंबर चीजें करने में कभी भी आसानी नहीं होती है। आपको जिस तरीके से इलीगल तरीके से आपके पास पैसा आया है, उसी इलीगल तरीके से आपको उस पैसे को वाइट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये पैसा कहां जा रहा है? अंत में आपका ये पैसा जा रहा है नारकोटिक्स में। नारकोटिक्स से भी पैसा घूम के कहां आ रहा है? फिर से वो एक पैसा लेने का प्रक्रिया है आपके यूथ से। नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स हो गए, ठीक है, जितने भी तरीके के ड्रग्स होते हैं, ये इस पैसे से वो ड्रग्स आते हैं इंडियन मार्केट पे। वो इंडियन मार्केट में फिर से ये ड्रग्स सर्कुलेट होते हैं, सर्कुलेट होने के बाद फिर से अपने ही यूथ उस चीज को कंज्यूम करके फिर से पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब ये एक पूरा इनफाइनाइट लूप चल रहा है। ये पैसा जाता है टेररिस्ट एक्टिविटीज में। हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, लेकिन आप देखिए कि इस देश को गिराने वाले भी हम ही लोग हैं। क्योंकि अगर इस देश पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होगी तो कभी ये मत कहिएगा कि उसकी फंडिंग कहीं बाहर से आई है। उसकी फंडिंग हमने और आपने ही तो की है। कैसे की है? ऐसे की है जैसे मैंने आपको बताया। इसलिए ये भी एक बड़ा कारण है कि हमको ये चीजें कहीं ना कहीं से रोकनी होंगी। इतना बड़ा मार्केट बन चुका है ये कि ये कहीं ना कहीं यूएस मार्केट को भी डोमिनेट कर रहा है, जहां पे चीजें पूरी तरीके से लीगल हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हमारी सरकारें भी इन चीजों पे ध्यान दें। अगर सरकार इस चीज को लीगल करती है तो ये कहीं ना कहीं से सरकार के लिए भी फायदा है। कम से कम आप खिला तो रहे ही हो, तो उसको लीगल करके खिलाओ। लीगल करके खिलाओगे, कम से कम इतना होगा कि पैसा व्हाइट में दिखेगा। वो पैसा कभी भी गलत एक्टिविटीज में नहीं यूज हो सकता है। वो पैसा कभी भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में नहीं यूज हो सकता है। तो कम से कम किसी का भी तो फायदा होगा उस चीज से। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हर तरीके से इन एप्स को बैन कर देना चाहिए। ये देश का युवा अभी जो जरूरत मांगता है वो है पढ़ाई की, किस तरीके से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस जिस राज्य में जुए ने डोमिनेट किया है वो राज्य हमेशा गिरा ही है। इतिहास इस बात का गवाह है। हमारे जितने भी भगवानों के अवतार हुए वो इसलिए नहीं हुए कि वो हमको कुछ दिखाना चाहते थे, वो हमको हमेशा एक सीख देना चाहते थे। जो मैंने आपको महाभारत का एग्जाम्पल दिया वो भी एक तरीके से सीख ही दी गई कि नो मैटर व्हाट, आप अपने दिमाग पे कितना भी काबू रखते हो, आप अपने आप को कुछ भी समझते हो, लेकिन जब आप जुआ खेलने बैठते हो तो आप कहीं ना कहीं से पैसा हार के ही जाओगे। ठीक है, तो ये हमें चीजों पे काबू करना चाहिए। हमारी सरकारों को भी इन चीजों पे काबू करना चाहिए और कहीं ना कहीं से इन चीजों को बंद करना चाहिए। इसके पीछे के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करके पकड़ना चाहिए। महादेव बुक तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था दोस्तों। आप इन एप्स, इन बुक्स के इंस्टाग्राम पेजेस तक सर्च करिए जाके, आप देखेंगे इनके 6-6 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। दोस्तों ये सब चीजें हैं तो हमारी सरकार की निगरानी में ही ना। एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसमें एक छोटे से कॉल से भी मुजरिम को ट्रेस कर लिया जाता है। तो कैसे ये चीजें ट्रेस नहीं करी जा रही हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी अथॉरिटीज का भी इसमें हाथ है और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भूपेंद्र बघेल थे। तो कहीं ना कहीं से हमें ये चीजें रोकनी होंगी और कुछ चीजों पे हमारे पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा। उन बच्चों के पेरेंट्स को ध्यान देना होगा जो 8वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ाई के बहाने से अपने बच्चों को फोन दे देते हैं कि हाँ मम्मी आज तो मेरी वीडियो कॉल है, आज तो मेरी टीम्स कॉल है, आज मुझे इस चैनल पे पढ़ाई करनी है जाके। दोस्तों आपको
और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं से चीज़ों को मॉनिटर करना होगा, कहीं ना कहीं से चीज़ों को देखना होगा कि कहीं आपका बच्चा जाके इस तरीके की गेमिंग ऐप्स में तो नहीं फंस रहा है। आपको बात करनी होगी अपने बच्चों से कि कहीं वो इस गेमिंग ऐप्स में फंस तो नहीं रहे हैं, कहीं वो किसी हनी ट्रैप में तो नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, बच्चे भी अपने सर्कल में जब जाते हैं, सोचिए 11वीं क्लास का बच्चा है, वो जुए की लत में आ गया है, वो गेमिंग एप्स की लत में आ गया है, वो जाके अपने क्लास में भी इसी चीज को प्रमोट करता है कि यार आओ एक गेमिंग ऐप है। वो क्यों करता है? रेफरल की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर आप रेफर करोगे तो मैंने आपको बताया कि आपको भी कुछ बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सिर्फ इस लालच में कि अगर मेरा दोस्त उसमें कुछ पैसे डालेगा तो मेरे को भी कुछ बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो अपने दोस्त से बताएगा जाके, अगला दोस्त कुछ अपने 4-5 और दोस्तों को बताएगा जाके, और ये पूरी एक चेन बनती चली जाती है। इस चेन की वजह से जो लोग इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे वो भी इन्वॉल्व हो ही जाते हैं इसमें कहीं ना कहीं से। इसीलिए दोस्तों, ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं से हमें चीजों को बर्बाद होने से रोकना है, कहीं ना कहीं से हमको इन चीजों को खत्म करना है। और ये तभी हो सकता है जब हम और आप मिल के आगे बढ़ेंगे। किसी एक व्यक्ति से के प्रयास से दुनिया नहीं बदलती है। दुनिया बदलती है जब एक कंधे से दूसरा कंधा जुड़ता है। तो मैं हमेशा ही आपका साथ चाहूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे साइकोलॉजिस्ट जो हैं इस गैम्बलिंग को देखते हैं, कैसे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने गैम्बलिंग के बारे में क्या क्या कहा है, कैसे हम इस गैम्बलिंग की आदत को छोड़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं बहुत बहुत आपसे नमस्कार करता हूं और आपसे बस यही कहना चाहता हूं, यही गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को जैसे भी हो सकता है इन बुरी लतों से बचाएं। धन्यवाद।